शालिनी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। Once again, welcome to all dear students. I hope all of you must be enjoying the activity session. In this series, today's activity session is short film making workshop. This session is very important for documentary film activity also. In today's workshop, a preeminent personality, Mr. Deepak Sharma, has joined us. He is an illustrious professional photographer shooting a wide manner of photo and video documentation, events and wildlife for many reputed international news agencies as a photojournalist. He has been actively contributing to the profession by holding workshops for inspiring photographers and judging photo exhibitions and competitions. Through Associated Press, his photos have been carried in prestigious international dailies such as New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, USA Today, Times Magazine, and many more. He is also associated with the Hindustan Times and the Press Trust of India, along with the leading news magazines like India Today, Tehelka, etc. Though his camera has captured the object, activities, and events of every genre, but he has a vigilance of activities of heritage conservation, not only the structure, but also the art, folk, and culture embedded in the soil of Rajasthan through formation of Prithvi Raj Foundation. You are most welcome, sir. Thank you. So now, without taking too much time, I would like to invite Deepak sir. Over to you, sir, please. Okay, thank you. Good morning, all the students. And ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आप सबके बीच में इस ऑनलाइन सेशन में आने का मौका मिला है। और जैसा कि अपना जो सब्जेक्ट रखा है फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म मेकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, और सरोज लखावत मैम से जब मेरी इनिशियली बात हुई तो उन्होंने हेरिटेज का भी उसमें जिक्र किया था। और अजमेर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, बहुत ही वी आर लकी दैट वी बिलोंग्स टू अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी, जिसका कि एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है और वैरायटी ऑफ सिनेरियोज यहाँ पर रहे हैं। बहुत तरह की चीजें कि चौहान काल में बना अजमेर, फिर मुगल कालीन, उसमें भी अजमेर का एक अलग माहौल रहा और ब्रिटिशर्स की भी पसंदीदा जगह रही। इसके अलावा कई प्रमुख घटनाओं का साक्षी रहा, धार्मिक सौहार्द की नगरी अजमेर। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको दोनों चीज़ें पैरेलल बताता हुआ चलूँगा कि एक तो हमारा हेरिटेज क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अजमेर के हेरिटेज के बारे में, और फिर हम उसका कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हाउ टू मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन लाइक अजमेर। उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताता रहूँगा, क्योंकि तीनों चीज़ें पैरेलल चलेगी तो आपको ज़्यादा इजीली वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास में सब्जेक्ट है शॉर्ट फिल्म मेकिंग का। हम अजमेर की ही बात करते हैं कि हमें अजमेर के हेरिटेज के ऊपर कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो जब किसी भी चीज़ के बारे में शुरुआत करते हैं तो पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि अभी सेशन शुरू हुआ तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया कि मैं क्या हूँ, मेरे बारे में आपको बताया गया। तो यू पीपल आर अवेयर कि हम हमारे सामने जो बैठे हैं ये कौन है और हमें मतलब इनका वर्क क्या है, किस फील्ड से है, वो चीज़ें हमें जैसे पता रहती है तो हम उससे अच्छे से कन्विंस हो पाते हैं। सेम ऐसे ही है कि जब हम सब्जेक्ट जैसे हमारा इनिशियली हम क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट भी रहेगा, अजमेर को लेते हैं कि हम अजमेर के हेरिटेज के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो कभी भी हम अगर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले उसकी फैक्ट्स क्या हैं, उसका पास्ट क्या रहा है,
और पूरी जो जर्नी है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, तो हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। जिसके लिए एक तो आजकल जो सबसे इजी साधन होता है गूगल और उसमें विकिपीडिया, कि हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया पे देखते हैं। लेकिन विकिपीडिया की कई जगहों पर प्रॉपर ऑथेंटिसिटी होती है, कई जगहों पर उतना ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि वो भी हमारे में से किसी के द्वारा, राइटर्स के द्वारा लिखा हुआ होता है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो विकिपीडिया पे या गूगल पे ही जो मिल रही है वो पर्याप्त है या नहीं है। और बेहतर होगा कि हम गूगल और विकिपीडिया पे ज्यादा ना जा करके और शहर के हिस्टोरियंस के बारे में पता करें, और कुछ रिनाउंड हिस्टोरियंस के द्वारा यदि कोई बुक्स लिखी गई हैं शहर के बारे में उन पे वर्कआउट करें, तो आपका एक तो ओरिजिनल कंटेंट आप निकाल सकेंगे। क्योंकि फिल्म का मतलब यही होता है कि आपको इसमें कॉपी वर्क नहीं करना होता, आपको खुद का वर्क करना है, आपका ऑन क्रिएशन होना चाहिए, आपकी ऑन राइटिंग होनी चाहिए, खुद के विजुअल्स होने चाहिए, खुद का वॉइस ओवर अपना होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक भी खुद का होना चाहिए। तो ये सबसे पहली बेसिक चीज है कि जब आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके बारे में पूरी रिसर्च की जाए, वहाँ के लोकल हिस्टोरियंस से मिला जाए, उनसे उसके बारे में जाना जाए। और जैसे अजमेर के बारे में सबसे ऑथेंटिक जो जिक्र आता है वो हरविलास शारदा जी की जो बुक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव, उसमें जानकारी पूरी मिल जाती है। और साथ साथ में जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इनके ब्रोशर्स हैं, इनके पास में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है और वो ऑथेंटिक रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे वो डेटा हमें मिलेगा। तो अगर हम अजमेर का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो जैसे शारदा जी की बुक से हम ले सकते हैं, और ये स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या राजस्थान टूरिज्म या कुछ हिस्टोरियंस जो अजमेर के रहे हैं उनसे मिलकर के इस पे वर्क किया जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं बताता भी रहूंगा कि क्या अजमेर की खूबसूरती रही है। तो ये आपका जब मटेरियल आपके पास में इकट्ठा हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का सबसे पहला जो पार्ट है इसकी स्टार्टिंग है वो है स्क्रिप्ट से। क्योंकि स्क्रिप्ट जब आपके पास में होगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अगर आपके पास में स्क्रिप्ट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं आपको कुछ विजुअल्स भी मेरे पास में है जो साथ में अभी दिखाऊंगा, एक बार लगाइए। इससे आपको ये थोड़ा पता चलेगा कि हमें किस वे में इसको करना है। देखिए, इसको मैं एक बार दोबारा से फिर से इनिशियली प्ले कर रहा हूँ। अब जैसे इसमें फर्स्ट शॉट डाला, मतलब ये आप देख रहे हैं अजमेर, जो कि फोटो से विजुअल से पता चल जाए कि यस दिस इज अजमेर। इसमें क्या है कि अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी मैं टेक्निकल पार्ट पे बात नहीं करूंगा कि कैसे शूट करा, कैसे क्या करा। पहले मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, साथ में इसके स्क्रिप्ट के बारे में बताता जा रहा हूँ, और ये कि हमने क्या सीक्वेंसिंग रखी। इससे आपकी अभी जब आप 2-3 मिनट देखेंगे तब काफी चीजें क्लियर होंगी। इनिशियली आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम एकदम से विजुअल्स पे पहुंच गए, बट मैं इनको तीनों चीजों को एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्योंकि बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में हमारा रेलवे स्टेशन और क्लॉक टावर है, उससे हमने शुरुआत की है। इसके बाद हम पहुंचे सीधे तारागढ़ पर। आपने अभी तारागढ़ का शॉट देखा। अब हम आ गए हमारी मेन हिस्ट्री पे, जिसकी वजह से इस शहर की पहचान है, कि अजमेर की जो पहचान है, मतलब पृथ्वीराज चौहान की नगरी और चौहान शासक द्वारा
गया नगर अजमेर, उसमें एक लैंडमार्क सेंटर ऑफ द सिटी का दिया, और सेकंड शॉट हम उसकी इंपॉर्टेंस पे पहुंच गए। स्टार्टिंग में जो यहाँ के दृश्य जो एरियल है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव शॉट जहाँ से मिलते हैं, जैसे कि ये अकबरी किला है, ये जगह तो अपने आप में यूनिक है ही, साथ में देखने में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका यूज किया है। फिर हम हमारी जो दो यूएसपी है, जिसको हम एक जस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो अल्ट्रा सेलिंग प्रोडक्ट कह लें, या जिसकी वजह से अजमेर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और अजमेर एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, कोई बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स जो है रेवेन्यू जनरेशन का, वो है दोनों दरगाह एंड पुष्कर, और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, इसके साथ साथ कम्युनल हार्मनी का भी एक हब है। तो हमने इसकी शुरुआत की पुष्कर से। तो पुष्कर के गुलाब जल से महकती हुई ख्वाजा साहब की दरगाह, इस वे में हम इसको लेकर के आए कि एक बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द का ही हमने संदेश स्टार्टिंग में इसमें जैसे दिया है। ये वाला जब डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया था, ये आप YouTube पे भी देख सकते हैं, एस्टोनिशिंग अजमेर के नाम से, इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये अभी लास्ट ईयर नेशनल बुक ट्रस्ट का बुक फेयर हुआ था, तो इसको 2 दिन में ही कंपाइल करना था, क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फाइनल हुआ था। तो जो फोटोग्राफ्स अवेलेबल थे, फोटोज काम में लिए, जो वीडियोस अवेलेबल थे, वीडियोस काम में लिए, और स्क्रिप्ट लिखी गई, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग हुई, और जो अवेलेबल शॉट्स थे उनके साथ में किया गया। ये दिखाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अब हमें एक तो अवेलेबल शॉट्स से हमने किया, एक हमें पूरा नए तरीके से शूट करना है, तो उसमें हम क्या चीजों का ध्यान रखेंगे और कैमरे को कैसे हैंडल करना है, वो मैं बिल्कुल आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बताता जाऊंगा। तो ये हम दरगाह पे पहुंचे, और ये दरगाह का ही जैसे पूरा एक नाइट का शॉट दिखा दिया कि पुष्कर आ गया, दरगाह आ गया, और फिर हम वापस से अजमेर की बात करते हैं। जो ये सिटी का एक कॉमन व्यू हमने बीच में दिखाया। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शॉट ले रहे हैं, तो कुछ फिलर शॉट्स भी होते हैं, जैसे अजयपाल दिखाना है तो हम अजयपाल दिखा देंगे, पुष्कर पे पुष्कर दिखा देंगे, लेकिन कुछ जगह पर ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं जहां पर आपको कॉमन शॉट डालना है। फिर वापस अजमेर का आया तो हमने तारागढ़ से पूरा सिटी का व्यू, इसमें जो तारागढ़ से दिख रहा है इल्यूमिनेटिंग व्यू, इस जगह पे लाइन यूज की गई है, मजहबी महक से सराबोर, जहाँ इतिहास, कला, संस्कृति, मेले और उत्सव का एक आकर्षण रहता है। और एक पूरी इंद्रधनुषी छटा यहाँ पर महकती है। तो ये हमने इसका इंट्रो लिया कि पहले हमने उसकी इंट्रो बनाया, सबसे पहले इंट्रो बनाया जाएगा, ताकि इनिशियली पहले छोटा सा पता चले कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, उसका एक ब्लर्ब क्या है, और फिर हम उसको डिटेल में जाएंगे। अब हम जो है एरा वाइज चलेंगे। शुरू में हमने आधे मिनट में तो वो किया। अब जैसे ये चौहान कालीन टाइम में हम आ गए हैं, और इसके जैसे दूसरे जो पक्ष थे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस थी, मुगल शासकों द्वारा इसका एक अलग वो था, तो उन सबको दर्शाते हुए इसको दिखाया जा रहा है। ये जैसे अभी अपन उसकी यूनिकनेस पे बात कर रहे हैं। पहले हमने उसकी पूरी एक शॉर्ट इंट्रो दिखाया, फिर जो क्या यूनिक चीजें हैं कि जैसे रेलवेज का जो आगमन रहा, और ये अभी जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल तोपगढ़ा, क्योंकि
लुटियंस ने बनाया, जिन्होंने कि राष्ट्रपति भवन बनाया। एक रेनाउंड आर्किटेक्ट रहे लुटियंस, राष्ट्रपति भवन बनाने वाले, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग भी अजमेर के हार्ट ऑफ द सिटी में है। और ब्रिटिश कालीन नगर निगम की बिल्डिंग की एक से बढ़कर एक, आप देखिए, डीआरएम ऑफिस है, कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है, नगर निगम है, रेलवे हॉस्पिटल है। ये सारे ब्रिटिश टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स आज भी पूरे प्रोटेक्टेड है। गांधी भवन है, किंग एडवर्ड मेमोरियल है, ये सर्किट हाउस का व्यू आप देख सकते हैं। तो जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है अजमेर की, वो अभी इस पार्ट में आपको नजर आ रही है कि क्या इसका वास्तुशिल्प कला रही है और कैसे इसे सजाया संवारा गया है हर उसके अंदर। जबकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि कई जगहों पर हमले हुए, कई शासकों ने वहां पे तबाह किया चीजों को, लेकिन अजमेर एक ऐसा रहा है जहाँ सबने बसाया ही बसाया है, मतलब उसको उजाड़ा बहुत कम गया है। क्योंकि राजस्थान के एक तो बिल्कुल हार्ट में है और चारों तरफ अरावली माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। तो जो उसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो खूबसूरती है, आप अदर सिटीज से कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन मिलेगा, बहुत सूदिंग सा वेदर यहाँ का रहता है, और एक हवा में अलग ही ताजगी अजमेर में मिलती है। और यही कारण रहा कि सबने इसको चाहा और सबने इसको सजाया और संवारा है। ये नया बाजार का जैसा म्यूजियम के व्यूज देख रहे हैं, जो कि अकबर ने 1576 में बनाया था। इसमें आपको जो ध्यान देने की चीज है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि हम इसमें थोड़ा सा जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि कौन से समय में कौन सी चीज बनाई गई है, और जैसे बिल्डिंग का बाहर का व्यू भी दिखाया तो अंदर का भी दिखाया, सारी चीजें। एक बार हम जस्ट एक राउंड ले रहे हैं इसका। इस किले के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये अकबरी किला जो है 1576 में अकबर ने बनाया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत हैं, उनमें उनकी गहरी आस्था थी, और उनके यहाँ वो जियारत करने आते थे, और वो कुल अपने शासन में मतलब 8 बार अजमेर आए। उन्होंने अपने संतान के लिए यहाँ पे दुआ मांगी और उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। उसके बाद में जो जहांगीर हुए, उनके उत्तराधिकारी, जहांगीर ने 1613 टू 1616 3 साल पूरा अजमेर में ही टाइम बिताया, और उनकी जो शादी हुई मेहरुन्निसा से, उनको नूरजहां का टाइटल भी अजमेर में ही मिला। और 10 जनवरी 1616 को जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसने कि पूरे भारतीय इतिहास को पूरा पलट करके रख दिया था, जिसमें कि सर टॉमस रॉय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बेसडर थे, वो अजमेर आए और उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बिजनेस करने की परमिशन मांगी थी। तो ये चीज भी अजमेर में ही घटी हुई थी, ये घटना। और जहांगीर ने भी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनवाए, जैसे कि दौलत बाग उन्हीं के दौर का बनाया हुआ है। और हैप्पी वैली के पास आप जाएंगे तो चश्मा नूर है, जहाँ की वो बहुत नेचर लवर हुआ करते थे, तो उन्होंने वहां पर काफी टाइम स्पेंड किया। पुष्कर में आप जाएंगे तो पुष्कर में जहांगीरी महल है, जो कि जो गुरुद्वारे के साइड से रास्ता जाता है, वहां आप आगे जाएंगे तो आपको जहांगीरी महल मिलेगा। तो उस वहां से वो पुष्कर सरोवर के नज़ारे देखा करते थे। और जहांगीर के बाद में जो दौर आया, वो शाहजहाँ का आया। शाहजहाँ की 3 संतानें यहीं पैदा हुई है। दारा शिको, शुजा और जहानारा, तीनों का इसी किले के अंदर इनका जन्म हुआ है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यहाँ से सैनिक गए हैं। ये देखिए, ये जो आपको अभी इमेज दिख रही है, ये मैनीक्वींस वहां पर बनवाए गए हैं, जिसमें सर टॉमस रॉय और जहांगीर का चित्रण किया गया है। तो ये अकबर और मान सिंह का चित्र है।
तो बहुत सारी घटनाओं का साक्षी अजमेर रहा है। और ये सब इसको जब आप YouTube पर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको वॉइस ओवर सुनाई नहीं दे पा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इसको किस वे में इसकी स्क्रिप्ट को लिखी गई है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एस्टोनिशिंग अजमेर। इससे आपको पूरी सीक्वेंसिंग जब आप उसमें सुनेंगे कि वॉइस ओवर क्या बोल रहा है, तो वो और डिटेल में समझ में आएगा। तो जब अभी आपका सेशन खत्म हो, इसके तुरंत बाद आप इसको सुनिएगा, तो अभी वाली चीज जो सुनी है वो और ज्यादा आपको क्लियर होगी। ये जो है तारागढ़ के फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो कि राजा अजयपाल द्वारा बसाया गया अजमेर। और उन्होंने तारागढ़ जो है ये सबसे प्रोमिनेंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है अजमेर का, जो कि सबसे पहले यही स्थान अजमेर में बनाया गया था, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और सबसे ऊंची पहाड़ी पर, सबसे ज्यादा हाइट पर बने हुए किले का गौरव इसको प्राप्त है। और राजा अजयपाल के बाद में राजा अर्णवराज ने भी यहाँ शासन किया, जिन्होंने आना सागर झील बनवाई। और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा। और पृथ्वीराज चौहान से तो हम सभी जो जनरेशन हैं वो बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि उनकी शौर्य गाथा और उनका जो पराक्रम और जो उनके लाइफ स्टाइल थी, सहयोगिता वाला पार्ट है, वो सारी चीजों से हम अच्छे से भली बुद्धि वाकिफ हैं। और मतलब पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम है जो नाम लेने में ही एक गर्व की अनुभूति करवाता है। तो ये सारी चीजें जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसको हमें पहले अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है कि बेसिकली जो शहर है या जो सब्जेक्ट है वो क्या है। जब तक हमारे अंदर उसके प्रति फील नहीं आएगा, हम उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें से वो निचोड़ नहीं निकाल सकते। आपके पास में वो शब्द नहीं आएंगे, वो आप लिख नहीं सकते। इसलिए इसको बहुत पर्सनली ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब जाकर के अभी आप एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म का तो ड्यूरेशन फिर भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का होता है। आजकल 10-10 सेकंड के ऐड आ रहे हैं, 20-20 सेकंड के ऐड आ रहे हैं, 5-5 सेकंड के ऐड आ रहे हैं, और उतने में वो बात पूरी कम्युनिकेट हो जाती है। और इंडिया में आप देख रहे होंगे कि इस समय जो ऐड का एक सिस्टम चल रहा है, वो बहुत ज्यादा फीलिंग और इमोशंस वाले ऐड ज्यादा आ रहे हैं। उसमें अटैचमेंट वाला, जैसे भी 5 स्टार का एक आता है, वो एक ओल्ड लेडी वाला ऐड आप देख रहे हैं। या ये सर्फ का आ रहा है, व्हील सर्फ का, कि वो आदमी अभी लॉकडाउन में कह रहा है कि अभी सैलरी कट ऑफ हो गई है तो ये सर्फ भी सस्ता हो गया, तो इसलिए हमें इसको काम में लेना है। कि वो बिल्कुल लेटेस्ट इश्यूज को उसमें टच कर रहे हैं। सेम जब हम शहर को दिखाना चाह रहे हैं, हम यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ के इतिहास को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी इसके क्या निचोड़ है, क्या खूबसूरती थी, क्या गौरवमयी क्षण थे, और किन चीजों की वजह से ये जगह विख्यात रही है, फेमस रही है, उन सबको दिखाना बहुत जरूरी है। ये मीरान साहब की दरगाह जो तारागढ़ पर है, और जो कि सल्तनत टाइम के सेनापति थे, और उनकी यहाँ पर वो है। और इसके अलावा ये जगह भी ऐसी रही है कि इसी दरगाह में आपको मराठास और सिंधियास के द्वारा बनाए हुए दलान भी मिलेंगे। अजमेर की जो एक बहुत अच्छी खूबसूरती रही है कि एक सांप्रदायिक एकता का शहर है। आज चाहे पुष्कर मेला होता है तो वहां पर आपको दरगाह के जो खादिम्स और अदर लोग हैं वो आपको पूरे इन्वॉल्व हुए मिलेंगे। और चाहे उर्स मेला हो या रूटीन डेज में भी आप दरगाह में देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको मात्रा में हिंदूज भी जाते हुए मिलेंगे। और सब एक दूसरे से मिलकर के, और मतलब आरएसएस का पथ संचलन निकल रहा हो, चाहे झरनेश्वर मंदिर में कांवड़ यात्रा निकल रही हो, सब एक दूसरे का स्वागत करते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। तो इन चीजों को हाईलाइट करना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव सोच लेकर के साथ चलते हैं तो अच्छा रहता है। हमें इन चीजों को स्प्रेड करना है कि देखो ये जो आजकल देश में बहुत बड़े लेवल पर चीजें चल रही है, ये आपस में जो कम्युनल लड़ाइयाँ हैं, और सोशल मीडिया पर भी वो बहुत भारी संख्या में आ गई हैं। तो उन चीजों से हमें उसको हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे उन चीजों को, नेगेटिविटी को दूर रखें, नेगेटिव बातों को दूर रखें। अगर हम पॉजिटिव चीजों को स्प्रेड करेंगे, पॉजिटिव मैसेज को आगे बढ़ाएंगे, तो अच्छा मैसेज उसमें कन्वे होगा। तो वो
बना तो आप डॉक्यूमेंट्री रहे, लेकिन उसके अंदर भी एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये रावबाला का दलान है, ये देग जो है तारागढ़ पर। फिर हम ये अब देख रहे हैं आर्य समाज के जो फाउंडर थे महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये भी एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अजमेर में अंतिम सांस ली अपनी। और महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जरूर से पढ़े, कि एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर वो रहे हैं, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर और वैदिक लिटरेचर के ऊपर, और जो हमारे यहाँ पर एक इंडिया में बहुत बड़ा इशू है ये जाति और धर्म वाला, उसके ऊपर बहुत काम किया है कि वर्ण व्यवस्था पर जोर देना, और जो लोअर कास्ट को जिस तरह से पहले टाइम में बहुत ज्यादा दबाया जाता था, उसका भी काफी विरोध किया। काफी अच्छे काम उन्होंने किए, तो उनका भी एक पूरे इंडिया के अंदर जो है सामाजिक उसमें बहुत अच्छा काम रहा है, तो उनके बारे में अब थोड़ा सा इसमें दिखाया जा रहा है। ये ऋषि उद्यान जो उनके उसमें बना है, उन्होंने ये वैदिक यंत्रालय बनाया था, और ये वैदिक यंत्रालय वो जगह है जहाँ राजस्थान का पहला न्यूज़पेपर राजस्थान गजट जो है वो पब्लिश हुआ था, और सारा वैदिक लिटरेचर यहाँ पर प्रिंट होते थे। ये दयानंद आश्रम है, जो कि स्वामी दयानंद जी की ही उत्तराधिकारिणी है, परोपकारिणी सभा उसके द्वारा चलाया जाता है। ये वो जगह है विनायक कोठी जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और यही उनका मॉन्यूमेंट बना हुआ है। ये अगेन आप ऋषि उद्यान का शॉट देख रहे हैं, जहाँ पे आज भी गुरुकुल चलता है, रोजाना सुबह शाम यज्ञ होते हैं। ये सेम उसी ऋषि उद्यान का एक शॉट है। ये अभी जैसे मैं आपसे कम्युनल हार्मनी की ही बात कर रहा था, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, सत्संग रूहानी आश्रम, जो कि बाबा बादाम शाह की दरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो इसमें सूफी सेट में ही जो ओवैसी सिलसिला होता है, उनसे जुड़े हुए हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि ये सिलसिले कौन से हैं, सेट कौन से हैं, धर्म क्या है, इन पे ये बारीक बारीक चीजों पे काम किया हुआ होता है, तो आपकी चीज को आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। जब आप इसको अभी इस सेशन के बाद में यूट्यूब पर इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, और जब आप इसको उसमें में सुनेंगे, जो वॉइस ओवर में बताया गया है इसके बारे में जानकारी, तो मतलब आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं समझता हूँ कि पहली बार इतनी डिटेल्ड नॉलेज अजमेर के बारे में आपको देखने को मिलेगी। बाबा बादाम शाह की दरगाह, तो ये अब यही एक देखिए कि राजस्थान में एकमात्र पारसी टेम्पल भी अजमेर में है। मतलब आपको यहाँ पर जो मेन अपने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एंड सिख कम्युनिटी के अलावा आर्य समाज का भी हब है, पारसी का भी हब है, एक पूरी वैरायटी यहाँ पर हर चीज में देखने को मिलती है। तो जैन कम्युनिटी का भी एक बड़ा हब है अजमेर के। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली आप देखेंगे, साईं बाबा का मंदिर अजय नगर में, बजरंगा टेम्पल, सोनी जी की नसिया, और ये चौहान कालीन चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ की बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान रोज सुबह 4 बजे यहाँ दर्शन के लिए जाया करते थे। ये रावली टॉडगढ़ है। ये जगह इसलिए भी फेमस है कि कर्नल टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री लिखते समय सबसे ज्यादा समय यहीं व्यतीत किया था। और रावली टॉडगढ़ पहुंचने के बाद, और स्पेशली बरसात के टाइम में यदि आप यहाँ चले जाते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम राजस्थान में हैं। मतलब आपको ये लगेगा कि हम शिमला या उत्तराखंड के किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये बताते हैं कि राजस्थान का सबसे पुराना चर्च यहाँ पर है। यहाँ पर अभी भी आप जाकर के वाइल्ड लाइफ में आपको स्लॉथ बियर देखने को मिल जाएंगे, लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे, कई तरह के बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा पुष्कर की तरफ आते हैं, तो पूरे 52 घाटों वाला सरोवर, तो जहाँ 52 घाटों वाला सरोवर आया तो हमने वो दिखा दिया। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी,
क्योंकि उसमें दो, सबसे पहले ये दो चीजें आती है कि सरोवर एंड ब्रह्मा टेम्पल। और कार्तिक में मेला यहाँ पे भरता है जो कि पुष्कर मेला होता है, जो वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, फॉरेनर्स भी काफी संख्या में आते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर यहाँ पर लगता है। तो उसके ये वैरायटी ऑफ शॉट्स आप देख रहे हैं, दीपदान के, आरती के, और जो कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। तो मतलब हम अब एक शहर का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसमें उसकी जितनी तरह की वैरायटीज हैं वो हमें इसमें कवर करनी है। एक अलग बात है, क्योंकि मेरे पास में ये अलग अलग समय का कलेक्शन था, तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी दिखा दी है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पास में टाइम कम है और आप उसको इतनी चीजें कवर नहीं कर पा रहे जितना कि आपको ये वाइड रेंज इसमें देखने को मिल रही है। अगर इतना नहीं हो पाता तो आप उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसा कहा कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो वो आपको सारी चीजें ही उसमें लेनी है। मतलब आपके पास में अगर लिमिटेड मटेरियल है तो आप उसमें खेलेंगे, क्योंकि अगर आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। इस साल ये नहीं है कि आप उसमें परेशान होने लग जाए, आप सोचने लग जाए कि अब तो हमारे पास में तो पुष्कर फेयर का है ही नहीं, रावली डॉटगढ़ का है ही नहीं। जितना आपके पास में विजुअल्स हैं, आपकी स्क्रिप्ट उस अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। आपके पास में 10 जगहों के शॉट्स है तो आपको अपनी स्क्रिप्ट को उसी अकॉर्डिंग करना है। ये दोनों का आपस में तालमेल होना जरूरी है कि हम कितना शूट कर पा रहे हैं और कितनी हमारी स्क्रिप्ट है। अभी मैं ये दिखाने के बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे आएंगे कि अब उसको हम कैसे शूट करें, किन चीजों का ध्यान रखें, क्या करें। ये आप देख सकते हैं, मतलब एक चीज का तो आपको इसमें भी नजर आ रहा होगा कि कोई भी शॉट जो है ना वो भाग नहीं रहा, क्योंकि सारे शॉट एक नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, कोई भी चीज भाग नहीं रही है। क्योंकि आपकी आंखें उस पर तभी टिकेंगी जबकि वो स्मूथली चलेगा। अगर आपने शॉट को तुरंत फास्ट स्पीड में कर दिया और जस्ट आपका वो दिखाई दिया और वो गायब हो गया, आपको उसके प्रॉपर ड्यूरेशन देना जरूरी है। ये उर्स फेयर के आप पिक्चर्स देख सकते हैं, अलग अलग मूड्स हैं, डिवोशन डिवोटीज के मूड है, लाइटिंग है, लोग चादर लेकर के जा रहे हैं। तो इसमें ये कलंदरों का जो छड़ी का जो जुलूस आता है वो आप देख सकते हैं। तो साथ में हमने बुलंद दरवाजा, देग, महफिल खाना, अकबरी मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, जो वहाँ के बैग में दालान, मतलब पहले हमने मेला भी दिखा दिया और मेले के साथ साथ में कि दरगाह में पूरा कैंपस भी दिखा दिया, ताकि सबको पता चल जाए कि ये कौन कौन सी जगह है। कि कोई टूरिस्ट या पिलग्रिम वहां जा रहा है तो उसको पता चले कि ये शाहजहानी मस्जिद है, ये अकबरी मस्जिद है, ये बुलंद दरवाजा है, ये बेगमी दलान है, ये छोटी देग है, ये बड़ी देग है, ये वजू खाना है, और ये झालरा है। हर चीज उसमें पता चल जानी चाहिए। तो हमें उस जगह का मतलब ओवरऑल वे में उसको कैप्चर करना है। अब जैसे ये इसकी एक यूनिकनेस है, शॉट आप देख रहे हैं कि बसंत पंचमी पर, मतलब हम बसंत पंचमी नाम आते ही एक हिंदू फेस्टिवल वो होता है, लेकिन अजमेर की दरगाह वो जगह है जहाँ बसंत पंचमी पे ये पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। ये इसकी यूनिकनेस है। और इसमें सूफी कलाम पेश किए जाते हैं, कव्वालियां गाई जाती है। और कव्वाली भी बेसिकली इतिहासकार ये कहते हैं कि कव्वाली की परंपरा अजमेर से ही शुरू हुई है। हिस्ट्री में एक चीज होती है कि हमें ऑथेंटिक डेट अगर हम कंफर्म हैं तो ही हम उसको क्लेम करेंगे, वरना अगर आप स्क्रिप्ट में भी लिख रहे हैं तो उसमें बताया जाता है, ये एक टर्म है। आपको उसको एग्जैक्ट डेट के साथ क्लेम नहीं करना जब तक कि आपके पास में वो नहीं हो। जैसे कि 1576 में अकबरी किला बना, 10 जनवरी 1616 को सर थॉमस रॉय आए, वो डेट्स हमें श्योर है कि इस दिन ये घटनाएं हुई हैं। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कई चीजें वो हैं जिनकी डेट का इतना नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, जो लिखी हुई हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो वर्बली आपके पास पहुंच रही हैं, जो कि आपको दूसरे सोर्सेस से पता चल रही हैं। उस बात को अगर आपको करना है तो हमें उसको बताते हैं, या थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी कोई चीजों को वो करना पड़ता है, कि उसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये ऐसा है। क्योंकि आपकी जो फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है, उसको जब सब लोग देख रहे हैं तो आपके पास उसका सिर्फ हमें काम हमारा बनाने तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स भी वो होता है।
मैटर करता है कि उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी वर्ड, कोई भी चीज ऐसी ना आए जिसपे कि आपके ऊपर कोई आपका विरोध करे कि आपने ये इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, आपने ये चीज गलत दे दी। हम 2 लाइन भले ही कम लिखें, उसमें 2 लाइनें हमारे 2 पॉइंट हम कम कवर करें, लेकिन वो कवर करें जिसकी कि हमारे पास में पूरी पुष्टि की जा चुकी हो, जो ऑथेंटिक हो। ये जैसे देर रात तक चलने वाली महफिलें, पूरा इल्यूमिनेटेड चारों तरफ से। अब जो ये जो शॉट लिया है, नेक्स्ट ये 1 मिनट, हाँ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये आपने जगह तो सारी दिखाई दी, ये हमने बसंत के बारे में इसमें दिखा दिया। अब ये जब आप शॉट देख रहे हैं, प्रॉपर एंगल पे जाके प्रॉपर फ्रेम बनाया जाएगा कि कहाँ से ये गजीबो जो है, फ्लावर डेकोरेशन, मेन जो दरगाह प्रमाइसेस हैं, और आगे ये बैठे हुए जो पिलग्रिम्स हैं वो हैं। और ऐसे आपने जब ये शॉट देखा कि ये हाइट पे जाकर के लिया, जिसमें पूरा दरगाह का प्रमाइसेस क्लियर नजर आ रहा है, इसमें सब पता चल रहा है कि कौन कौन सी जगह है। ये पीछे की बिल्डिंग्स दिख रही है, गुंबद है, शाहजहानी मस्जिद है, महफिल खाना है, वजू घर है, कि एक शॉट में हम मैक्सिमम चीजें दिखा सकें। फिर वापस ये जैसे पिलग्रिम्स के शॉट्स दिखा दिए, ये इनके जो मलंग जो आते हैं, जिनको हम कलंदर बोलते हैं, इनका गीत संगीत का दौर है, वो इसमें दिखा दिया गया है। ये आना सागर झील का एक शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा जैसे इसमें 360 डिग्री व्यू दिखा दिया, फिर ये दूसरा ड्रोन का शॉट दिखाया। डॉक्यूमेंट्री में कहीं हम वाइड एंगल शॉट दिखाएंगे, कहीं क्लोज शॉट दिखाएंगे। एक से सिर्फ वाइड एंगल शॉट्स ही हमें नहीं दिखाने हैं, इसमें दोनों तरह के शॉट्स हमें दिखाने होते हैं। तो अब जैसे बर्ड्स के ऊपर आ गए, इसके मतलब इसके हमने पहले इम्पोर्टेंस बता दी कि ये आना सागर झील है, जो कि 11वीं सेंचुरी में राजा अर्णवराज द्वारा बनाई गई। इसमें शाहजहां ने 1637 में मार्बल पवेलियन बनाए, जिसको बारादरी बोलते हैं। तो जैसे अभी जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब तक ऑथेंटिक फिगर आपके पास है, तो लाइक ये 1637 में बनवाई गई, तो हम उसको इन फिगर क्लेम करेंगे, उसमें देंगे। यही हमारे पास में एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, तो हम उसको 16 सेंचुरी में बनवाई गई। दोनों चीजों में फर्क आ जाएगा, ये ध्यान रखने की चीज है। तो ये जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स का वहाँ जो आना जाना रहता है विंटर में, जहाँ हमारे पास में जैसे अब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बनाने में सिर्फ 2 दिन का ही वो था, और अब ये बर्ड्स हैं, ये चीजें हर समय कैप्चर नहीं हो पाती। इससे एक बात और सामने आती है आपके कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का, फिल्म मेकिंग का या डॉक्यूमेंट्रीज का शौक है, तो आप जहां जाते हैं अपना कैमरा कैरी करके चलें और विजुअल्स का कलेक्शन करें, अपना एक इसका बैंक बनाएं। आप छोटे छोटे शॉट्स शूट करते रहिए, और उनको एक अलग हार्ड डिस्क के अंदर या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक अलग फोल्डर में, और उनकी फोल्डर के नाम वगैरह इस तरह से रखें कि आपको जब कभी भी उनको ढूंढना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे एक अपना एक आप वीडियो का अपना बैंक बनाएं, और ऐसे ही ऑडियो बैंक बनाएं। एक अच्छे ऑडियो रिकॉर्डर, आजकल सभी मोबाइल में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, क्योंकि अगर आप इसको यूट्यूब पर अपलोड करना चाह रहे हैं या फेसबुक पर भी अपलोड करना चाह रहे हैं, तो ऑडियो का बड़ा इशू आता है कि हमने तुरंत नेट से ऑडियो ले लिया, तो उस पर कई बार कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। तो आपके पास में अगर खुद का म्यूजिक है,
जैसे आप पुष्कर गए, वहां पर आपको कोई अच्छा म्यूजिक मिल रहा है, ये रावण हत्ते वाले हैं या कोई और आर्टिस्ट हैं, उनका आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो आपके पास में खुद का कलेक्शन हो जाएगा और वो कभी भी आप काम में ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो का है कि जब भी कभी आपको नीड लग रही है आप इसको काम में ले सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से कलेक्शन है तो वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री में यही रहा है कि जो पहले के शॉट्स थे उसकी वजह से ये कम समय में और फटाफट बन गई। अदरवाइज हम सोचते कि इसको पूरा अभी जाकर के और 10 दिन में कवर करना है, 10 दिन में ये सारी चीजें करनी है, तो नहीं हो पाता, 15 डेज में भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये बर्ड्स वगैरह सब हमें टाइम टू टाइम, तो या उर्स फेस्टिवल है वो मेरी मर्जी से नहीं होगा, वो तो जब हुआ था तब हुआ था। पुष्कर फेयर नवंबर में होगा तो नवंबर में ही होगा। मुझे डॉक्यूमेंट्री जून में बनानी है तो वो जून में हम उसको जाके शूट नहीं कर सकते। और बिल्डिंग्स का भी वो रहता है, अभी टाइमिंग का भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइमिंग सही रहता है क्या नहीं रहता। एक बार ये अपना थोड़ा सा और बचाइए, कंप्लीट हो जाए। ये जैसे जो नए डेवलपमेंट हुए हैं अजमेर में भी, स्मार्ट सिटी, हृदय योजना और कई तरह की अमृत योजना और कई सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कई स्कीम्स चल रही हैं, उनमें जो नए डेवलपमेंट हुए जैसे उनको हमने दिखाया कि आना सागर पाथवेज बनाए गए हैं, तो इवनिंग में कैसा दिख रहा है। अब जैसे इसका भी आप देखिए कि एक हाइट पे जाकर के, इससे पहले वाले ड्रोन से लिए हुए शॉट्स थे, ये कैमरे से लिया गया है। तो आना सागर के पास में जी मॉल है, उसके बिल्कुल छत पे जाकर के इसको लिया है शॉट को। ये फाई सागर लेक का एक व्यू है। और उसके फाई सागर के पास में ही एक जगह है, ये अजयपाल, जो कि अजमेर के जो राजा थे अजयपाल, उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया था। वो आध्यात्म की ओर अग्रसर हो गए थे, तो उस समय का ही ये मंदिर है और बहुत ही आप इसकी नेचुरल ब्यूटी देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको एट अ टाइम 25, 30, 40 मोर भी एक ग्रुप में बैठे हुए मिल जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर ये वाटर बॉडीज हैं जिसमें बरसात के टाइम ये झरने टाइप बहते हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू इसका होता है। अब हमारे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था सुभाष उद्यान, जो कि जहांगीर के टाइम में बना हुआ है। उस समय ये दौलत बाग था, क्योंकि उनके जो सेनापति थे दौलत खान, उन्होंने द्वारा बनाया गया था। और बाद में इसका जो नाम है वो सुभाष उद्यान में भी कन्वर्ट हुआ, तो भी दोनों नामों से ही जाना जाता है, दौलत बाग से भी और सुभाष उद्यान से भी। क्योंकि कई चीजें ऐसी भी होती है जो अलग अलग स्टेज में डेवलप होती हैं, कि जैसे पहले से एक पार्ट बना उसके बाद दूसरा पार्ट डेवलप हुआ, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी नाम कई बार हो जाते हैं। और इसको अभी गवर्नमेंट के द्वारा पूरा रिनोवेट किया गया है, जो कि क्योंकि इसमें काफी अव्यवस्थाएं थी, बहुत चीजें ऐसी थी, डिस्टर्ब सी थी, तो इसको पूरा रिनोवेट करके एक नया स्वरूप दिया गया है, जिसमें फाउंटेन लगाए गए हैं, बड़े बड़े नए गार्डन्स और पवेलियन बनाए गए हैं, योगा ट्रैक बनाया, योगा पार्क बनाया है, और साइकिल ट्रैक, जॉगिंग के लिए सारी चीजें इसमें दी गई हैं, वो सब दिखाया गया है। अब डॉक्यूमेंट्री में डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर का बनाना चाह रहे हैं। जैसे ये वाला इस 9 मिनट्स का बनाया गया है। अगर आपके पास में टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट का है तो आप उस वे में उसको दिखाएंगे, आपके पास में 5 मिनट का टाइम है तो आप उस वे में दिखाएंगे। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चीजों को कैसे दिखाना है। तो ये नए जो डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको सुभाष उद्यान दिखाया, वैसे ही एयरपोर्ट, जो कि अजमेर की बहुत सालों से एक नीड थी, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो क्योंकि अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीजें बनवाई गई, जैसे कि महाराणा प्रताप स्मारक, पृथ्वीराज चौहान स्मारक, दाहर सेन स्मारक, झलकारी बाई स्मारक, तो जब इतनी सारी चीजें हम एक जगह पे देख रहे हैं या कोई भी देखेगा, तो पता चलेगा कि इस शहर में कितनी सारी चीजें हैं। और जब हम वैसे टिप्स पे गिनने बैठते हैं तो हमें नाम याद नहीं आते कि और कौन सी जगह है और कौन सी जगह, हम सोचते रहते हैं।
ये मेयो कॉलेज का व्यू देख रहे हैं। जैसे इसका पहले हमने फ्रंट व्यू दिखाया, फिर इसका साइड व्यू दिखाते हुए पूरा प्रेमाइस दिखाया इसका। तो ये अजमेर बेसिकली अभी आज की तारीख में हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन पास्ट जो अजमेर का रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। कि जैसे ये जो 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से जाना जाता है, ये संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। और इसके अलावा मेयो कॉलेज आज भी एक नाम गिना जाता है कि मेयो से पास आउट है। और जो शाही बच्चे जो होते थे उनके लिए, जो कि शाही परिवारों के बच्चों के लिए इसको बनाया गया था। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया में जो पहला कॉलेज रहा गवर्नमेंट कॉलेज 1867 में यहाँ पर बनाया गया। और नॉर्दर्न इंडिया में पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज भी नॉर्थ इंडिया में पहला अजमेर में ही बना। और अजमेर शहर वो शहर रहा है जिसने अजमेर में दो चीजें पूरे देश को दी है। एक तो जो है शारदा एक्ट, जो कि चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट में जो एक्ट बना, शारदा एक्ट, वो हरविलास शारदा जी के टाइम में अजमेर से बना। और एक रिवॉल्यूशनरी चीज जो मिली, जो एक कॉमन मैन को जो अधिकार देती है, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो उसका भी फ्लैग बेयरर अजमेर डिस्ट्रिक्ट रहा है, जो 50 किलोमीटर पे ब्यावर है, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां से ये अरुणा रॉय और निखिल डे ने जो मूवमेंट शुरू किया था, और वो 1 महीने तक वहां धरना चला। उसके बाद वो उनकी बात आगे तक पहुंची, और फाइनली कई सालों तक संघर्ष करने के बाद अजमेर से जो चली और पूरे देश के लिए एक ताकत बनी कि हमें जो सूचना का अधिकार मिला, उसकी वजह से हम सूचनाएं प्राप्त करने लगे हैं। अदरवाइज पहले कितनी समस्याएं होती थी वो हम सबको मालूम है। तो ये मतलब हमें सारी चीजों को कवर करते हुए उसको हम अगर डॉक्यूमेंट करेंगे, तो जितना ज्यादा आप उसमें कंटेंट डालेंगे उतनी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी। सेम जैसे हम कहते हैं ना कि जितना मीठा डालते जाएंगे उतना मिठास बढ़ती जाएगी। तो वही चीज है कि उसमें मतलब अच्छा, मीठा तो ज्यादा फिर भी नुकसान कर जाएगा, लेकिन ज्ञान जो है, नॉलेज है, वो नुकसान नहीं देती कभी। तो क्योंकि उसमें तो आप जितना अच्छा इनपुट दे रहे हैं, जितनी अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो वो अच्छी ही रहेंगी। ये जैसे बाहर का व्यू पहले दिखाया, अंदर का व्यू, इसकी जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, जो चौहान टाइम का, जैसे ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, इनको आप मॉन्यूमेंट को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये कब का बना हुआ है और टेंटेटिव कब तक का ये होगा। और जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है वो इसको पकड़ लेते हैं कि ये मुगल आर्किटेक्चर है, या ये चौहान टाइम का है, या ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, या और पहले का है। तो वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं। जो कि मस्जिद में कन्वर्ट हुआ है। और ये ओवरऑल एक पूरा सिटी का व्यू चारों तरफ का दिखाया है। तो आप एक बार YouTube पे देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसको बंद करें। अब मैं जो बात कर रहा था, ये तो आपने एक अजमेर की जर्नी कर ली, देख लिया। हम आते हैं कि बेसिकली व्हाट इज हेरिटेज। एक पॉइंट है कि हेरिटेज क्या है, हमें इसको समझना होगा कि जो हमारी विरासत है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम पनपे हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमें इसे पता जरूरी है। और वही हमारा विरासत है कि हमारी धरोहर क्या है, उसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिटेज। इम्पोर्टेंस वही है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि जब तक हमें हमारी आइडेंटिटी नहीं मालूम,
तो हमें कुछ भी नहीं पता, मतलब फिर हम जस्ट बैठे हैं, उसकी कोई हमारे नजर में कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है। अभी ये मोबाइल रखा है, अगर ये मोबाइल है तो मोबाइल है, अदरवाइज तो प्लास्टिक के कोई चीज है या कोई भी चीज है, चाहे गोल्ड आइटम भी है, तो जब हमें उसको पता है कि ये गोल्ड है तो उसको बहुत ध्यान से रखेंगे, और ये लगेगा कि तो पीतल है या आर्टिफिशियल कुछ है, पॉलिश किया हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो सेम जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा पास्ट है, जैसे कि हम हमारे नाम के साथ में कि मेरे फादर का नाम क्या है, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, और हम हमारी कोशिश रहती है कि हम उनसे भी पहले की पीढ़ियों का पता लगाएं कि हमारा इतिहास क्या है, क्या था ये, जो हमारी जो हिस्ट्री है वही हमारा होता है, आवर सिटीज, आवर हिस्ट्री, आवर हिस्ट्री, आवर आइडेंटिटी। तो ये इसलिए पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम इसको अगर एक, क्योंकि अभी हम एक अजमेर के डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर रहे हैं, कि मैंने जो आपको एग्जांपल, जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ वो अजमेर के अकॉर्डिंग बताता जा रहा हूँ, तो उसमें अब हम अगर उसकी वो कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले हमें चाहिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के लिए आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि टूरिज्म से, आर्कियोलॉजी से, और जो लोकल हिस्टोरियंस हैं उनसे मिलकर के आप इस पे वर्क करेंगे और आप एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाएंगे। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि आपके पास में टाइम ड्यूरेशन कितना है, उसमें आप कितने दिन दे सकते हैं, कितने दिन में आपको कवर करना है। क्योंकि शॉर्ट फिल्म मेकिंग या डॉक्यूमेंट्री मतलब है एक ही चीज दोनों, कोई इसमें ऐसा कोई मेजर वो नहीं है। इसमें अगर हम शूट की बात करते हैं कि हमें इसको जब शूट करना है, तो हमारे पास में टाइम कितना है, चीजें टाइम पे भी डिपेंड करती है कि आप उसमें कितना टाइम देना पड़ रहा है। क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में कितना टाइम है जो कि आप उसमें देना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रिप्ट बनाएंगे। और कोशिश ये रखनी है कि अब जो टाइम है वो ऐसा है कि हमारे पास में दिन भर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियोस आते रहते हैं। और मेरा खुद का जैसे कि यूट्यूब चैनल है, जो उस पे मैं अपना एनालिसिस देखता हूँ, तो एवरेज जो वीडियो देखे जाते हैं, जैसे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का भी वीडियो है, तो उसको 1.25 से 1.5 मिनट देखा जाता है। और वो भी मतलब वो वीडियोस जो बहुत अच्छे लेवल पे, जिन पे मतलब मिलियंस में व्यूज हैं, उनका भी जब एवरेज देखा तो वो 1.25 मिनट, 1.5 मिनट का उसका एक एवरेज ड्यूरेशन आ रहा है। तो क्यों ना हम चीज बनाए ही ऐसी जो बहुत छोटी हो और कम समय में अपनी बात वहां तक कन्वे कर रही हो। क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो अगर बनाया जाएगा तो वो उसको हम जो भी देखने वाले हैं वो थोड़ी सी देर कंटिन्यू देखेंगे, फिर आगे निकालेंगे। कोशिश ये की जाए कि जो ऑडियंस है, जो उसको देखने वाले हैं, वो पूरे टाइम बंधे हुए रहें, वो जरा सा भी अपनी पलक भी ना झपक पाए जितनी देर वो वीडियो देख रहे हैं। ये इसमें ध्यान रखना है बनाते टाइम। तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। जब हमारी स्क्रिप्ट तैयार हो गई, फिर हम आएंगे अपने गेयर पे कि हमें एक तो पहले हम तय करेंगे कि मशीन कौन सी हमें काम में लेनी है। तो मशीन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑप्शन होता है कैमरा। ये कैमरा आपके पास में रखा है, ये है DSLR कैमरा, जो कि डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के लिए बेस्ट होता है। अगर DSLR कैमरा नहीं है, क्योंकि मेरा तो जैसे प्रोफेशनल वर्क है, आप लोग शौकिया कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन होता है दैट इज अ गुड मोबाइल फोन। if you have a good quality mobile phone, so you can make a very good video by a mobile phone also. कैमरा के साथ में आपके पास में चाहिए एक ट्राइपॉड, क्योंकि शूटिंग के दौरान ट्राइपॉड होना बहुत एसेंशियल है।
कुछ जगह ऐसी होती है जहां आपको बार बार मूव करना है, वहां आप काम में लेंगे मोनोपॉड। ये जो 3 पैर वाला होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइपॉड एंड द सिंगल लेग वाला इज कॉल्ड मोनोपॉड। और इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अभी जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज आई है दैट इज ड्रोन। सो यू कैन यूज अ ड्रोन ऑल्सो इफ अवेलेबल। और ड्रोन आपको या कैमरा मार्केट से हायर भी कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास में हो, या किसी से आप अरेंज भी कर सकते हैं। बट ड्रोन तो ऐसी चीज है जो अरेंज करने से काम नहीं चलता, क्योंकि इसको जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो ही उड़ा सकते हैं। हर कोई ड्रोन को यूज नहीं कर सकता, हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती है। हमें जब बनाना है तो हमारी क्या लिमिट्स है, हमारे पास में क्या साधन है, उसमें हमें बनाना है। अब जैसे हम मोबाइल से बना रहे हैं, तो मोबाइल से बनाते टाइम हमारे पास में एक अच्छी क्वालिटी का छोटा ट्राइपॉड होगा मोबाइल का, और इसका ये ऊपर का जो पार्ट है ये चेंज भी हो जाता है, और इसको हम बड़े ट्राइपॉड में भी लगा सकते हैं। बट ट्राइपॉड इज मस्ट। बिना ट्राइपॉड के अच्छा वीडियो नहीं बनेगा। साथ में एक चीज चाहिए आपको, कॉमन माइक। सेकंड आता है, अगर इंटरव्यू करना है या कुछ, तो वो इंटरव्यू वाले माइक, वो भी दिखा रहा हूं, इंटरव्यू वाला माइक। तो वो माइक भी आपको चाहिए। जब ये सारी चीजों का आप पहले अरेंज करेंगे कि अभी मेरे को बनाना है, तो ये मटेरियल मुझे चाहिए, डिवाइसेस इक्विपमेंट्स ये चाहिए मुझे, तो वो सारी चीजें आप अरेंज करेंगे। और वो सब अरेंज करके फिर हम प्लानिंग करेंगे कि नाउ हाउ टू शूट, कैसे हम स्टार्ट करें। उसको स्टार्ट करने के लिए एक चीज पहले हमें सर्च करनी पड़ती है, वो होता है टाइमिंग। कौन सा मॉन्यूमेंट, कौन सा बिल्डिंग हमें शूट करना है, उसके लिए कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा। एक छोटी सी चीज और होती है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ रिफ्लेक्टर। अभी मेरा फेस आपको डार्क दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, इसके हटाने से डार्क दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टर से शाइन करने लग गया। इसमें कोई इलेक्ट्रिक का वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये खुल करके पूरा बड़ा हो जाएगा। अभी फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ रहा है। ये सामने लाइट जब इसके ऊपर जाएगी और हमारे ऊपर बाउंस करेगा, तो बहुत हेल्प करता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर अगर आपके पास में रेडीमेड ऐसा बना हुआ नहीं है, तो आप थर्माकोल भी यूज कर सकते हैं। थर्माकोल से भी रिफ्लेक्टर आता है। वो कम पड़ रहा है तो आप सिल्वर फॉइल जो होती है उसको थर्माकोल पे लगा लीजिए, या किसी हार्ड बोर्ड पे लगा लीजिए, तो आप उससे भी एक रिफ्लेक्टर, क्योंकि और आप सब तो वैसे भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में आइडियाज बहुत सारे हैं, तो अपना बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज आप यूज कर सकते हैं। अब हमें देखनी है लाइटिंग। तो पहले हम उन जगहों के या तो जाकर के देखेंगे, या उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे कि कौन सी जगह है जो कि मॉर्निंग आवर्स में शूट हो, कौन सी इवनिंग में। शूट में ये ध्यान रखा जाएगा कि या तो अर्ली मॉर्निंग शूट होता है या इवनिंग शूट होता है। हार्ड लाइट में वीडियो या फोटो शूट नहीं करना है। अगर आपको अच्छा फिल्म चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर लाइटिंग तभी मिलेगा जब सॉफ्ट लाइट होगा। हार्ड लाइट होने से वो हार्ड वीडियोस आएंगे, तो वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे। तो हमें जो मतलब अगर हम समर टाइम में कर रहे हैं, तो सुबह 8, 8:30 के बाद से और 4 बजे तक अवॉइड करना है। कोई शेडेड जगह है, कवर्ड एरिया है, वो आपको कवर करना है, कर सकते हैं। बट डे लाइट वाला एरिया, उसके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 5 to 8:30, मैक्सिमम 9 o'clock। बल्कि 9 o'clock भी बहुत हार्ड लाइट, विंटर में थोड़ा लेट चल सकता है, बट मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग और या फिर इवनिंग लाइक आफ्टर 4 o'clock, ये टाइम सिलेक्शन। तो आप दिन के अंदर
शूट अपना विजुअल्स का सिलेक्शन, वॉइस ओवर या अदर वर्क करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, अगर इंटरव्यू करना इंटरव्यू आप करेंगे, बट वो इंटरव्यू भी अगर ऑन स्पॉट आपको करना है कि अकबरी किले के बाहर खड़ा करके इंटरव्यू करना है, तो वो आपको मॉर्निंग इवनिंग में ही करना होगा। फिर एक चीज आपको चाहिए जैसे वॉइस ओवर। जब आपकी स्क्रिप्ट फाइनल हो जाती है तब आप उसका वॉइस ओवर करवाएंगे, और वॉइस ओवर नॉर्मली स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है और एडिट होता है रिकॉर्ड होने के बाद, तो वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल फील देता है। मोबाइल से हम रिकॉर्ड करते हैं तो उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती। काम चल सकता है, काम चल जाना एक बात है और एक परफेक्ट आना अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। हमें काम नहीं चलाना है, हमें कोशिश करनी है कि परफेक्ट को करना है, और फिर भी नहीं हो पाता सपोज, तो आप जगह का चयन ऐसा करेंगे जहां पर पंखे की आवाज, एग्जॉस्ट फैन की आवाज कोई वो न हो और इको ना हो रूम के अंदर जिस जगह पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर स्टूडियो अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है, तो उस पे जाएंगे। अगर वो नहीं अवेलेबल होता है तो, और आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप जगह ऐसी लेंगे जहाँ पे इको ना हो, आसपास में आवाजें ना हो, आपका फैन आवाज ना कर रहा हो। और ये जो मैंने लगा रखा है अपना ईयरफोन, तो इससे क्या होता है ना कि ये माइक इधर है तो बिल्कुल पास से आवाज जा रहा है, तो जो दूसरे एरिया की जो आवाज है वो कम डिस्टर्ब करेगी। एक आप डायरेक्ट बोल रहे हैं मोबाइल सामने रख के, तो उसमें आसपास की वो चीजें भी थोड़ा सा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप करके देखिएगा, दोनों में आपको फर्क पता चलेगा। तो ये आपका वॉइस ओवर वाला पार्ट हो गया। दीपक भैया, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरी जी आवाज। जी 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 भैया, हमको 12:15 पे ये सेशन ओवर करना होगा क्योंकि ठीक है बच्चे जुड़ेंगे, तो जी, आपको 5-7 मिनट में वाइंड अप करके बच्चों के बिल्कुल। कुछ हैंड रेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं भैया। हाँ, आप बताइए ना क्वेश्चन। जी जी, नहीं आप एक बार अपनी बात 5 मिनट ओके, में कर लें ठीक है भैया, फिर ठीक है, बच्चों के क्वेश्चंस और 12:15 हम एंड कर देंगे इसको। ओके। ये आपने आपका वॉइस ओवर वाला पार्ट हो गया। अब आप इसको शूट करेंगे अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। इसमें दो तरह से चलता है। एक तो होता है कि एंकर ऑन स्क्रीन है कि मैं दीपक शर्मा आज आपको लेके चल रहा हूं ऐतिहासिक नगरी अजमेर में। ये वो ऐतिहासिक नगरी जिसे राजा अजय पाल ने बसाया, और इसके बाद ये वो। तो उसमें मैं कैमरे के सामने रहूंगा और मेरी आवाज माइक से रिकॉर्ड होगी, वो लाइव रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वरना लिपसिंग मैच नहीं करेंगे। अगर आप सोचते ना कि वॉइस ओवर अलग हो जाए और मैं कैमरे के सामने से बोलूं। सेकंड ऑप्शन, जैसे अभी मैंने पहले वाला वीडियो दिखाया, उसमें वो चलता रहा वॉइस ओवर और आपने उसको दिखा दिया। तीसरा ऑप्शन, इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसमें 2 3 4 कैरेक्टर भी ले सकते हैं कि फ्रेंड्स का ग्रुप है कि लो चलो आज कहीं हम बोर हो रहे हैं, बैठे बैठे क्या करना है, अभी आज कहीं घूमने चलते हैं, एक एजुकेशनल टूर बनाते हैं या हेरिटेज वॉक करने के लिए चलते हैं। फिर उनका आप प्लानिंग, उनका डिस्कशन आप शूट करेंगे। फिर वो लोग निकल रहे हैं तो वो चाहे बाइक पे जा रहे हैं चाहे कार में जा रहे हैं, वो किक लगाते हुए का शॉट आपने लिया। फिर थोड़ा सा रास्ते का शॉट लिया, फिर वो वहां पहुंच गए, जहां जहां पे उनका कन्वर्सेशन हो रहा है वो ओरिजिनल वॉइस जाएगा, और जहाँ रास्ते का शॉट है वो है वहाँ, चाहे आप ट्रैफिक का लेंगे चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे, ये सब बेस्ट जज आप होंगे जैसा कि आपको बनाना है और जैसा उस पर सूट कर रहा है। फिर जब वो वहाँ पहुंच गए तो वो उस जगह को घूम रहे हैं, उनमें से कोई गाइड है, कोई है, वो बता रहे हैं उस जगह के बारे में। उनसे वो जाकर के पूछ रहे हैं कि आज हम यहाँ पर आए हैं, आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इस तरह से भी उसको बिल्कुल बिल्कुल इंटरैक्टिव वे में भी बनाया जा सकता है। मतलब इस ये ऐसी चीज है डॉक्यूमेंटेशन या फिल्म मेकिंग कि इसमें कोई फिक्स या लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। आप उसको कई तरह से बना सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाना चाह रहे हैं। रिकॉर्डिंग आपका पूरा होने के बाद में
एक चीज जो इम्पोर्टेंट बचती है दैट इज एडिटिंग। एडिटिंग भी कंप्यूटर या लैपटॉप पर हम करते हैं, जिसके अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे फाइनल कट प्रो जो मैक में होता है, और एडोब प्रीमियर होता है। इसके अलावा एडीएस के और कई सॉफ्टवेयर आते हैं, और कुछ आजकल मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर आने लग गए हैं, बट मोबाइल में क्या है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। उसमें आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी, शॉर्ट्स को स्लो करना, फास्ट करना, वॉइस ओवर के साथ में मैच करना, वो उतना इजी नहीं रहेगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, फिर भी बेस्ट आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप ये प्रेफर करें कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और उस पे एडिट करें, और पूरा सिमेट्रिकल उसमें ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज ना हो, मतलब हमें खुद को ही क्रिटिक्स से बचना है, हमें वो कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं देनी है। फैक्ट पूरा पता करना है कि जो हम फैक्ट दे रहे हैं वो उसमें सही है, कोई गलत चीज ना जाए उसके अंदर। ये चीजें ध्यान रखने की है। और अभी आपको कैमरा थोड़ा सा ऑपरेट करने के बारे में मैं बताता हूँ। मेरे साथ है नदीम जी, जो मेरे साथ में ही ये वर्क करते हैं। अब जैसे अभी कैमरा नीचे है, तो इनको कैमरा पहले ये, अभी इन्होंने इसको हाथ में लिया है। एक बार इसी को वापस से ट्राइपॉड या मोनोपॉड जो भी आप ले रहे हैं, जिस लेवल पर आपका शॉट है, एक ये स्ट्रेट शॉट है, ये तिरछा हुआ इधर से इधर से, आपको क्या दिखाना है, मतलब, और ये रहेगा कि कोशिश ये रहेगी कि स्ट्रेट आप जो भी चीज दिखा रहे हैं उसके पैरेलल हाइट पे इसको आप रखेंगे। अगर आपने इस तरफ आगे की तरफ झुका दिया तो हाइट डाउन साइड हो जाएगी। बिल्कुल नीचे जमीन पे कैमरा रख के ले लिया तो वो डिस्टॉर्शन आ जाएगा उसके अंदर। और आपको दिखाना ही डिस्टॉर्ट करके है। एक तो गलती से डिस्टॉर्ट हो गया शॉट, और एक आपको दिखाना ही उसको डिस्टॉर्ट करके, दोनों में फर्क है। ये डिपेंड करेगा आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हैं। अब जैसे इन्होंने इसको अभी हाइट के अकॉर्डिंग सेट किया, अप डाउन। एक स्टाइल होता है आपका कैमरे को अप डाउन करना, ये देखिए आप मॉन्यूमेंट को आपने शूट किया, एक बार आप दिखाएंगे अप टू डाउन। हाँ, अभी हम आपको, अब दूसरा होता है पैनिंग। ये कैमरे को पूरा मूव करना लेफ्ट टू राइट। एक इसमें और आता है, अगर थोड़ा सा और हम आगे जाना चाहते हैं तो स्लाइडर। स्लाइडर पे आप हाथ में लेकर के पैन स्लाइड करना, वो होता है स्लाइड करना। एक स्लाइडर आता है, स्लाइडर से आप जब लेंगे तो वो कैमरा ऐसे चलेगा पूरा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये चीज, ये आप देख रहे हैं। इसको रोटेट करना एक चीज, अलग चीज होती है, और स्लाइड के रूप में चलाना अलग चीज है, दोनों में फर्क है। और तीसरा होता है फिक्स शॉट, जस्ट सेंटर शॉट जहां पर है उसको वो किया। डीएसएलआर कैमरा जो होता है इसमें, और फिल्म मेकिंग में जूम इन जूम आउट हम अवॉइड करते हैं। इसमें फिक्स शॉट्स का ज्यादा चलता है कि फिक्स शॉट ही रहेगा। अगर आपको उसमें इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा हल्का सा मोशन में दिखाना है तो वो आप एडिटिंग के टाइम पे भी उसको 10% जूम करके फिर जूम आउट कर सकते हैं, या थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव कराना है तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। और आप कुछ, बस आप डीएसएलआर से यूज कर रहे हैं या मोबाइल से यूज कर रहे हैं, दोनों में ये ट्रिक यूज होगी। चाहे डीएसएलआर से कर रहे हैं चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, दोनों में यही टेक्निक्स काम में आएगी। अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम तो मोबाइल से कर रहे हैं तो कैसे भी कर ले। चीज को बहुत परफेक्टली करना है, विद अ परफेक्शन। आप बल्कि मोबाइल को, क्योंकि बहुत हल्का होता है तो ये ज्यादा हिलता है, कैमरा तो फिर भी थोड़ा हैवी है तो वो थोड़ा स्टेबल रहता है, ये बहुत जल्दी जल्दी हिलता है, तो इसको और ज्यादा स्टेबल करना
तो ये जो ट्राइपॉड है इसका यूज करना बहुत जरूरी है। इसमें नीचे आप ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो अभी आप, और अब आपकी क्वेरीज मेरे सामने आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप जो भी पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहे थे मेरे से? तो इस तरह से आप बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं। जैसे एक ये तो हुआ अजमेर का। अजमेर में आप यहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं, स्ट्रीट लाइफ है, एक बार आप बना सकते हैं हेरिटेज वॉक ऑफ अजमेर, इस टाइप से कर सकते हैं। कम्युनल सिग्निफिकेंस ऑफ अजमेर, एजुकेशनल हब अजमेर, अलग अलग सब्जेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। और नॉट ओनली अजमेर बट आप उसको जहां जहां भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके कॉलेज के कैंपस का ही आप ले सकते हैं कि भाई कॉलेज के ऊपर आपने बनाया, अपने कॉलेज को दिखाते हुए, तो वो भी आप बना सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट। मैं आपके यहाँ पे पहले अभी लास्ट ईयर जजमेंट करने भी आया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी क्रिएटिविटी बच्चों ने दिखाई थी और बहुत ही खूबसूरत वीडियोस बनाए गए थे। गांधी जयंती के टाइम पे गांधी जी के ऊपर जो हुआ था फिल्म मेकिंग कंपटीशन, तो उसमें मैं एज अ जज आपके यहाँ पे इनवाइट किया गया था सरोज मैम की तरफ से। आपकी हेलो कोई क्वेरीज हेलो मेरे पास अभी? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आप यूट्यूबर हो, मतलब आपको मतलब ऐसे सोशल मीडिया और आप ब्लॉगर भी हो एक तरह से, जी तो मुझे सर ये जानना था सर, मैं भी एक तरह से इंस्टाग्रामर हूँ। मतलब सर मेरे हाँ, दो पेजेस हैं, एक 35 के और एक 43 के। ओके। बट ये दिक्कत ये आई ना सर, मतलब कि मेरी जो पेज की ऑडियंस थी सर अब बहुत डेड हो चुकी है सर। मतलब हाँ, पेज ग्रो नहीं हो पाता सर। रेगुलर कंटेंट आता है, रेगुलर स्टोरीज रहती है सर, बट ग्रो नहीं हो रहा सर पेज। पेज ग्रो में एक्चुअली क्या है कि ये एक तो पेड वाला सिस्टम आजकल इन्होंने ज्यादा कर दिया है इंस्टाग्राम ने, और इन्होंने ये खुद ही उसको स्पॉन्सर्ड पे ज्यादा लेकर के चल जाते हैं। थोड़ा सा ये भी एक इशू आ रहा है। तो इसकी जी वजह सर। से जो नॉर्मल जो लोग चला रहे हैं उन पे वो अपने आप ही थोड़ा सा स्पीड उसकी डाउन हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मतलब अब हमें उसका जो समाधान निकालना है, तो हम कोशिश ये करें कि बहुत छोटे छोटे आधे आधे मिनट के, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाए कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। आप दूसरे जो इंस्टाग्रामर्स हैं उनके पेजेस देखिए, वो लोग क्या बना रहे हैं जिनके रेगुलर वो बढ़ रहे हैं, आप कुछ लोगों को वॉच कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है आपने मेरे को बताई कि आप रेगुलर उसमें कर रहे हैं, बट आप है ना, मतलब हमें ये देखना है कि सबको पसंद क्या आ रहा है। तो आप कुछ जो आपके साथ के जो दूसरे लोग हो, या भले ही वो अननोन है, उनको भी साथ साथ में वॉच करते चलिए कि वो क्या चीज ऐसी दे रहे हैं जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। उस अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा सा चलें, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसा है कि इस पे वही चीज देनी होगी जो सामने पसंद आ रही है। हाल वो अलग चीज है कि पसंद के नाम पे ये नहीं कि हम कुछ भी दे दें हमें, मतलब वो भी नहीं करना, बट थोड़ी कोशिश इस दिशा में करनी है। दीपक भैया एक क्वेश्चन मेरा भी है जी कि हमने बच्चों का एक कंपटीशन रखा है शॉर्ट मूवी मेकिंग, जी इंडिया आर प्राइड, ठीक है, इंडिया जी। प्राइड टॉपिक है उसका। तो उस पे अगर बच्चों को थोड़ा सा आप गाइड कर सकें ताकि बच्चे डॉक्यूमेंट्री बना के, शॉर्ट फिल्म बना के हमें सेंड कर सकें। क्या टॉपिक है इसका? मैं टॉपिक नहीं सुन पाया। इंडिया आर प्राइड। इंडिया आर्ट प्राइड, बिल्कुल। जी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा गया है, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बताऊंगा कि हम, हमारा घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी, शहर, राज्य, देश, दुनिया, मतलब हर लेवल पे हम बात करते हैं।
हमारा देखने का नजरिया है, हम चीजों को किस वे में देख रहे हैं, कितना हम पॉजिटिव देख रहे हैं, कितना नेगेटिव देख रहे हैं। क्योंकि मैं कोई 20 कॉम्पिटिशन्स भी जज कर चुका हूँ और 20 साल से जर्नलिज्म से जुड़ा हूँ, रेगुलर देखता हूँ। कई लोग चीजों को बहुत नेगेटिव वे में जाकर के और बहुत उसमें दिखाते हैं, हल्के उसमें। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है इंडिया प्राइड, वो नाम ही आप में ऐसा है जिसमें पूरा एक गौरव और गर्व की अनुभूति हमें उसमें डालनी है। और इंडिया प्राइड मतलब कौन उसको आगे, प्राइड कौन बनाएगा, कौन आगे लेकर के जाएगा? हम लेकर के जाएंगे। वी आर यूथ ऑफ इंडिया। ये हमारी ड्यूटी है हमारे देश को बहुत अच्छा दिखाना। मतलब ये अभी आप मेरा पेज विजिट कीजिएगा, दीपक शर्मा फोटोग्राफी, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर। आप लोग जब देखेंगे कि अजमेर को मैंने किस रूप में दिखाया है, कितनी खूबसूरती से दिखाया है। कई लोग उसको बहुत गंदगी है, चौराहे गंदे पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर रहा, नगर निगम वो नहीं कर रहा, या यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं। हम सबसे आसान काम क्या होता है? दूसरे पे आरोप लगाना, और हम सोचते हैं कि हम देशभक्त हो गए। लेकिन हमने क्या किया? तो आप सब जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी ड्यूटी है कि हम अपनी चीज को, हम हमारी देश को, हमारे देश के कल्चर को, हिस्ट्री को, या जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं उसको हम कैसे दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं कि इंडिया प्राइड, उसमें है ना 3 4 5 ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप अजमेर से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप कैरेक्टर्स डेवलप भी कर सकते हैं कि मतलब आपने जैसे है ना कुछ अच्छे कवियों का संग्रह ले लिया, कुछ अच्छे भारत के किस्सों का ले लिया, फ्रीडम फाइटर्स का ले लिया, या जो डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज जो हुई हैं, जो जैसे अब्दुल कलाम साहब हैं या पंडित जसराज जो अभी रिसेंटली गए हैं, ऐसे कई नाम, जो सुनीता विलियम्स हैं, या कई अच्छे अच्छे नाम सामने आते हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। और उसको खाली मतलब एक मॉन्यूमेंट सॉर्ट ऑफ, तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट हो जाता है कि हम उसको खाली एक लाल किला, ताजमहल या कुतुब मीनार या गेटवे ऑफ इंडिया या तारागढ़ या दरगाह और पुष्कर पे ही उसको संक्षिप्त कर दें। उसमें वैरायटी ऑफ कंटेंट हो, जिसमें कि देश की खूबसूरती, देश का जो गौरव है, वो अलग अलग आयामों से निकल करके आए। आप बहुत छोटा सा सब्जेक्ट लेकर के उसके बारे में भी खेल सकते हैं कि किन किन चीजों से भारत दुनिया से अलग है, क्या चीजें हैं जो भारत में है लेकिन औरों के पास नहीं है। कई चीजें, एक आम आदमी भी है, बहुत छोटा सा आदमी है, लेकिन उसके पास में इतनी क्वालिटीज हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे एक वो देख रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वालों के जैसे आ रहे हैं कि आप एक ये देखिए सोशल मीडिया के थ्रू कितना आगे बढ़ गए वो। एक कई ऐसे टैलेंट है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ करने की वो है। और स्टूडेंट्स जिनके पास में कई ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम पिक्चराइज कर सकते हैं। ये हमारे, और बात एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिपेंड करता है कि हम, हमारा जो ये टास्क जो हमें दिया गया है, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी। अगर आप उसको पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप अपनी जी जान लगा देंगे, जैसे हम हमारे रिजल्ट के लिए लगाते हैं। रिजल्ट हमारी प्रायोरिटीज होती है, परसेंटेज, शुरू से, बचपन से। मैं भी मेरे बच्चों से कहता हूँ, बेटा अपने को मतलब कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो एक वो तो हो जाती है बाध्यता, जो पेरेंट्स, टीचर्स और सबकी तरफ से आती है। यहाँ है क्रिएटिविटी, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए और आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए, और आपके द्वारा आपकी जो सोच है उसको आप सबके सामने प्रदर्शित करेंगे। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का सबसे जो बेहतरीन पार्ट है वो यही होता है कि आपका जो व्यू है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचना है, आपके जो दिमाग की क्षमता है,
आपका विजन है वो आप सबको दिखा सकते हैं। तो आप इसको अगर एक चैलेंज के रूप में लेकर के कि मैं मेरा मतलब वो आपको दिखा रहा है, मतलब उसमें आप सामने नजर नहीं आ रहे, ऑन स्क्रीन भले आप नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी सामने डिपिक्ट हो रही है। आप उसको जितनी इंपॉर्टेंस देंगे, जितना आप उसको गंभीरता से लेंगे, उतना अच्छा नजर आएगा। थैंक यू सो मच दीपक भैया। स्टूडेंट्स के कुछ हैंड रेज हैं, लेकिन अभी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो सभी स्टूडेंट से मेरा एक सबमिशन है। बेटा आप सभी के पास मेरे कांटेक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सरोज लखावत मैम को आप आपके जो भी डाउट्स हैं इस सेशन से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं दीपक भैया से उसके जो भी आंसर्स होंगे वो लेके आपको वापस से ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हमारा SIP का जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगी। दीपक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया और हमारे स्टूडेंट्स को ये कोविड-19 पैंडेमिक से ये बच्चे लोग यहाँ ऑनलाइन जो वर्चुअल SIP अटेंड कर रहे हैं उनको पूरा अजमेर घुमा दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा अवसर रहा कि मैं इतने सारे बच्चों के साथ अपनी चीजों को, अपनी बातों को, अपने विचारों को शेयर कर पाया। मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा। और ये मेरे साथ में नदीम है जो पूरे टाइम मेरे साथ रहे, नमस्कार, साथ साथ में मेरी हेल्प कर रहे थे। और आगे भी कभी भी बच्चों को किसी तरह की हेल्प चाहिए, मैं हर समय अवेलेबल हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे बता सकते हैं और मेरे से जो हो सकेगा मैं बताऊंगा। जी स्टूडेंट्स, आप जो भी आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जल्दी से यहाँ लीव करके BTO जो हमारा वेबएक्स वाला लिंक है उस पर ज्वाइन कर ले। 12:30 से वहाँ अटेंडेंस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच दीपक भैया, थैंक यू वंस अगेन थैंक यू जी। वी कैन लीव नाउ। बेटा आप लोग लीव करके BTO वाली वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दीपक भैया वंस अगेन। जी दिलीप सर, हम इसको यहीं मीटिंग ओवर कर सकते हैं। दिलीप सर जी मैम कर रहा हूँ, ठीक जी।